हेलो साथियों। आज हम लोग एसएससी एमटीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग 1 अक्टूबर 2024 का जो एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर करेंगे। आपको मालूम होगा कि कोई भी एग्ज़ाम एसएससी का उसको क्रैक करने के लिए आपको प्रीवियस पेपर कितना इंपॉर्टेंट होता है उसका महत्व आप लोग को अब जान गए होंगे। जितने भी नए लोग हैं, एक दो बार जो एग्ज़ाम को दे चुके हैं, उन्हें लग गया होगा कि प्रीवियस पेपर कितना महत्वपूर्ण है। और जो नए लोग हैं, अभी तक सिर्फ एसएससी का एग्ज़ाम नहीं दी, तो उनको मैं बता दूं प्रीवियस पेपर काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है एसएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आप लोग को यहाँ पर सारे एग्ज़ाम का प्रीवियस पेपर कराया जाएगा। तो आप लोग को बस इतना ही काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और चैनल से जुड़ जाना है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं के जीत का जश्न मनाने के लिए किया गया था? तो इसका नाम है घोड़े मोदनी। देखिए नाम कैसा है, घोड़े मोदनी एक नृत्य है और ये कहाँ का है? गोवा का, जिसमें पुर्तगालियों पर जब मराठाओं की जीत हुई तो ये जीत के जश्न में किया गया था। तो आप लोग ये प्रश्न याद रखेंगे और जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और लाइक भी कर देंगे। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के वीदर किला आकार में अनियमित रूप से खाली स्थान है। तो ये समांतर असम चतुर्भुजाकार है, यानी रोम्बॉइड है। रोम्बस आप लोग देखे होंगे, इस आकार का है। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं कि आप लोग कोई भी बुक में इसको नहीं देख सकते हैं। आप लोग एनसीईआरटी उठाइए या कहीं किसी भी बुक में ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा। और इतना डीप में पढ़ने के लिए आप लोग के पास वो सब बुक भी नहीं है कि आप लोग पढ़ पाएंगे। तो आप लोग को प्रीवियस पेपर ही एक सहारा है। आप लोग को प्रीवियस पेपर पढ़ना होगा, सारे एग्ज़ाम का प्रीवियस पेपर आपको पढ़ के जाना होगा, तब आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, हर साल हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो यही प्रश्न मैंने आज एनटीपीसी के 18 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में कराया और वही प्रश्न आज 1 अक्टूबर 2024 में एमटीएस के पेपर में पूछ दिया। ये 2021 में पूछा था और यहाँ पर 24 में पूछ दिया। तो देख रहे हैं आप लोग वही प्रश्न इधर का उधर किया जा रहा है। तो आप लोग से बस मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप लोग प्रीवियस पेपर, हर एक एग्जाम का प्रीवियस पेपर देखना, आपको भेदभाव नहीं करना है। भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई? लो जी, ये सब भी प्रश्न बनने लगा एग्जाम में। आप लोग देखते होंगे कोई भी न्यूज़ चैनल या भारत की कोई भी बड़ी जीत का जिक्र होता है तो उसमें आप देखते होंगे कि सौरव गांगुली एक बालकोनी में खड़ी होकर अपनी टी शर्ट उतार कर लहरा रहे हैं। तो वो भारत की एक शानदार जीत थी जो कि इंग्लैंड में आई थी, वो था लॉर्ड्स स्टेडियम, इंग्लैंड। तो ये भी प्रश्न आप लोग को बनने रहे, तो आप लोग देख ही रहे एसएससी कैसा कैसा प्रश्न पूछ रहा है। अब तो वो सिंगर का भी पूछने लगा कि डीजे वाले बाबू का नाम है कौन सा रैपर है। तो आप लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है कि आप लोग कोई भी बुक में नहीं पढ़ पाइएगा। तो आप लोग को क्या करना होगा, अब आप लोग को क्रिकेट भी देखना होगा, डांस भी देखना होगा, रैप भी सुनना होगा। तो आप लोग के पास उतना टाइम है कहाँ कि ये सब कर पाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को एक दो प्रश्न छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इससे बचने के लिए आप लोग क्या करेंगे, प्रीवियस पेपर को लगाएंगे। सबका इलाज प्रीवियस पेपर, एक ही नारा प्रीवियस पेपर, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सी संगीत जोड़ी बनारस घराने की ख्याल गायन वंशावली का हिस्सा है? तो ये राजन और साजन मिश्रा जो है, ये एक ऐसी जोड़ी है जो बनारस घराने की ख्याल गायन की वंशावली का हिस्सा है। एक गायन का शैली है ख्याल गैली, उसी का हिस्सा है ये राजन और साजन मिश्रा की जोड़ी। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह बाबर खाली स्थान सूफी सिलसिला का अनुयायी था? तो ये नक्शबंदी का अनुयायी था, नक्शबंदी सूफी सिलसिला का अनुयायी था। तो ये सब देख ही रहे प्रश्न कैसे बना। ये भी प्रश्न आप लोग को कहाँ मिलेगा? तो आप लोग को ये सब प्रश्न तो प्रीवियस पेपर में भी मिलेगा, कोई भी बुक में आपको ये प्रश्न नहीं मिलेगा इतना डिटेल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है? तो जो द इंग्लिश टीचर है ये अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा है। बाकी आप लोग याद रखेंगे ये वाला, द वाइट टाइगर, सिलेक्शन डे और लास्ट मैन इन द टावर, ये तीनों पुस्तक आप लोग याद रखेंगे, अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई है। वाइट टाइगर तो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः घाटे को एक खाली स्थान संकल्पना माना जाता है। तो प्रवाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। घाटे को एक प्रवाह संकल्पना माना जाता है। तो ये इकोनॉमिक्स का आपका प्रश्न है। लग रहा है इस शिफ्ट में कोई भी प्रश्न आसान नहीं पूछा गया, सब टफ टफ प्रश्न पूछे गए हैं। संसद रत्न पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो टीके रंगराजन को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये आपका करेंट का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक है,
राज्यसभा में कब पेश किया गया था? ये देखिए कितना बड़ा प्रश्न घुमा घुमा के पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 2022 को ये विधेयक राज्यसभा में पास किया गया था। अगला प्रश्न है पीएम स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो ये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है पीएम स्वनिधि योजना। तो भारत सरकार की जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं, खासकर 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, 14 से लेकर अभी तक की सारी योजनाओं को आप लोग को डेट के साथ और उसके उद्देश्य के साथ याद करना ही होगा, नहीं तो आप वहाँ फंस सकते हैं। अगला प्रश्न है आईसीसी T20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी कौन थे? तो ये जवागल श्रीनाथ जो थे, जो भारत पुरुषों का T20 विश्व कप 2021 में हुआ था, उसमें उन्होंने मैच रेफरी का काम किया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क अधिकार खाली स्थान की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है? तो यह 18 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष की आयु के अगर है तो आप लोग वोट कर सकते हैं। एक टोटल 13 प्रश्न हम लोग इस शिफ्ट में अभी तक देख चुके हैं। 13 में से पहला ऐसा प्रश्न है जो हम लोग का पढ़ा हुआ है, आसान है। बाकी 12 प्रश्न आप देख सकते हैं किस लेवल का पूछा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को भारत के कार्यशील जनसंख्या का कार्यशील आयु माना जाता है? तो 15 से 59 जो है ये कार्यशील आयु माना जाता है। माना जाता है कि अगर जिस देश में इस वर्ग के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है तो वो राज्य तेजी से विकसित होगा। अगला प्रश्न है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक पार्टी जो 4 लोकसभा सीटें जीतने के अलावा लोकसभा अथवा 4 या उससे अधिक राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव के कुल वोटों का कम से कम 6% वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी का डिफिनीशन के साथ साथ उसके सारी योग्यताओं को लिख दिया है कि अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो आपको क्या क्या चाहिए। तो एक बार और देख लेते हैं। उन्हें उस पार्टी को 4 लोकसभा सीटें जीतने के अलावा उन्हें 4 लोकसभा सीट जीतना होगा, उसके अलावा 4 या अथवा उससे अधिक राज्य विधानसभा में आम चुनाव के कुल वोटों का 6% जीतना, उनको 4 सीट लोकसभा में और विधानसभा के जो आम चुनाव होते हैं उनमें कम से कम 6% वोट हासिल करना होगा, तब वो राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं। अगला प्रश्न है वावड़ियों का उपयोग पारंपरिक रूप से खाली स्थान के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग हम जल भंडारण या पुनर्भरण के लिए करते हैं बारिश का उपयोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि का कूटवाचन किया? तो जेम्स प्रिंसेस जो थे इन्होंने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि का कूटवाचन किया। इनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है CS3 CS2 18 CS3 का IUPAC नाम है? तो इसका नाम है आइसोसेन या इकोसेन, इसे आप बोल सकते हैं। तो ये भी देखिए साइंस का भी प्रश्न पूछा तो कितना हाई लेवल का पूछा। अगर आप उस व्यक्ति को थोड़ा इमेजिन कीजिए जो बच्चा इस शिफ्ट में बैठा होगा, उसको लग रहा होगा कि जीके तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, जबकि वो बच्चा 4-5 साल 3 साल 2 साल से जीके खूब पढ़ा होगा, कितना बुक पढ़ गया होगा, लेकिन जब उसका इस शिफ्ट में एग्जाम पढ़ा होगा तो वो बेचारा रो रहा होगा, उसका मनोबल एकदम टूट गया। उसको लगा होगा कि यार मैं क्या पढ़ रहा था, कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ। लेकिन वो पढ़ा बहुत है, लेकिन प्रश्न ऐसे बन गए हैं कि उसको लग रहा होगा कि मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, उसको एकदम अंदर से टूट गया होगा। तो आप लोग को ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आपका उस दिन लक अच्छा है तो आप लोग को आसान प्रश्न मिल जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर दिन ही खराब रहेगा तो ऐसा शिफ्ट मिल जाएगा जिसमें आप स्कोर ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग क्या करना है कि आप लोग को धैर्य रखकर तैयारी करना है। अगला प्रश्न है सैलामेंडर और घरेलू छिपकली के बीच उनके वास स्थल के अलावा अंतर का एक और आधार निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो इसका आंसर है तत्व, त्वचा और सल्क। ये भी प्रश्न समझ के परे है। ये कैसा कैसा प्रश्न इस शिफ्ट में डाला गया आप लोग देखते चलिए। अभी 6 प्रश्न है, देखिए कैसा कैसा प्रश्न पूछता है। फरवरी 2047 में लॉर्ड वेवल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये प्रश्न थोड़ा ठीक आया। अगला प्रश्न है भारतीय मौसम विज्ञान अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल सीजन, भूमध्य रेखीय क्षेत्र ऋतु, ये भारत में आने वाली ऋतु नहीं है। ये भी ठीक है, ये भी प्रश्न अच्छा है। अब देखिए कितना बड़ा प्रश्न आ गया। एक तटीय क्षेत्र समुद्र में पानी भर दिया गया और जिसके परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्र में भारी नमक जमा हो गया। कुछ दिनों के बाद देखा गया कि कई पौधे मुरझा गया। इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा पौधा के मुरझाने का सबसे संभावित कारण है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी का राइट आंसर। पौधे इसलिए मुरझाएंगे क्योंकि उन्हें समुद्री जीवों ने खा लिया। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप पौधे के अगल बगल समुद्री पानी को भर देंगे तो वहाँ काफ़ी नमक इकट्ठा हो जाएगा और पौधे वहाँ इसलिए मुरझा गए क्योंकि जितने भी जीव समुद्र के पानी में उपस्थित थे वो उन्हें खा गए, इसलिए वो मुरझा गए। ठीक है।
यह भी प्रश्न काफ़ी हाई लेवल का था। अगला प्रश्न है, भारत में बड़ी लाइन रेलवे नेटवर्क का लगभग चौड़ाई कितनी है? तो 1.6 मीटर जो है भारत में जो बड़ी लाइन होती है, ब्रॉड गेज है, इनकी लंबाई 1.6 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शामिल होने लगा? तो भारत सरकार 1858 अधिनियम के बाद ब्रिटिश भारत के ताज नाम से शामिल होने लगा। यही 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारत का कंट्रोल निकल गया और उसका जो अधीन था ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया। और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथक नर्तक नर्तकी को 2022 का पद्मश्री प्राप्त हुआ? तो कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 का पद्मश्री प्राप्त हुआ। ये भी प्रश्न काफ़ी टफ लेवल कहा जा सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं इस शिफ्ट में कितना कठिन कठिन प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग को ये सब चीज़ें याद कर लेनी है, आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आगे वाले शिफ्ट में आसान प्रश्न आ जाए, तो ये आपके लक के ऊपर भी थोड़ा, तैयारी जब होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो लक भी बड़ा मैटर करता है। तो चलिए, आज हमने अपनी क्लास के सारे प्रश्नों को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद है, आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।